नमस्कार। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को। तो इसी पर हमारा आज का विषय है पोषण का महत्व। पोषण एक ऐसी चीज है जब कभी जैसे मनुष्य के जो नवजात शिशु होता है या फिर जो कभी वो माता पिता बनते हैं तो उसका जो सुखद अनुभूति होती है उसका एक अलग ही एहसास होता है। लेकिन बच्चे के होने के बाद में जो उसकी परवरिश होती है, जो उसकी देखभाल होती है, वो एक अहम बात होती है। बच्चे की देखभाल कैसे करें, उसको कैसे सुरक्षित रखें, कैसा खान पान रखें, इन सभी पहलुओं पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पोषण की जो जानकार हैं, पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा सुखवाल। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अतीक जी। तो हम सबसे पहले मैडम से पहला सवाल यही लेंगे और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं के शरीर में क्या कुछ परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं मैम। धन्यवाद अतीक जी आपके प्रश्न के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है किसी भी महिला के लिए। बहुत सारे शारीरिक बदलाव से उसे गुजरना पड़ता है। बहुत सारे शारीरिक बदलाव जब शरीर में होते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स का भी उनमें अपने आप में बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है उन हार्मोन्स का हमारे शारीरिक बदलाव के लिए। गर्भधारण की बात करूं तो मैं गर्भावस्था के समय हमारे वजन में वृद्धि होती है, गर्भावस्था के समय हमारे हार्मोन्स में बदलाव होता है, गर्भावस्था के समय हमारा जो बीएमआर होता है शरीर का, जिसको कि हम चयापचय बोलते हैं, उसमें भी बहुत बदलाव होता है। और वो जब बदलाव जो है वो गर्भावस्था को संभालने के लिए जरूरी होता है, गर्भधारण को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सारा बदलाव जब महिला के शरीर में होता है तो वो बहुत सारे हम कह सकते हैं उसके स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। उस शारीरिक परिवर्तनों से कई बार महिला जो है अपने आप को नहीं संभाल पाती है। तो ध्यान ये रखना होता है कि भाई हम जो महिला है, क्योंकि ये अत्यंत ही फिजियोलॉजिकल एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, उस स्टेज में महिलाओं को ये बदलाव होंगे ही होंगे। और उन्हें ये ध्यान रखना है कि उन्हें अपने शारीरिक बदलाव से परेशान नहीं होना है, उन शारीरिक बदलाव को एक्सेप्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल्स बदलाव हो रहे हैं, श्वास नली में चेंज हो रहा है, बॉडी का बीएमआर जो है बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि एक फीटस जो है बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जितना ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी का होता है वो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम करीब करीब 1 से 2% जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। तो हमें ये बदलाव से घबराना नहीं है, बदलाव को एक्सेप्ट करना है। और ये बदलाव तो हमारे शरीर में होंगे ही होंगे। और उसके बाद जब गर्भावस्था का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो ये बदलाव अपने आप वापस से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ईशा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है जो पोषण का महत्व, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा गर्भावस्था के दौरान जो प्रसूता होती है उसके लिए जो पोषण का महत्व वो कितना अहम है, इसके बारे में बताएं। देखिए, पोषण का महत्व हर एक लाइफ की हर एक स्टेज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे गर्भावस्था की बात करें, चाहे हम धात्रीवस्था की बात करें, चाहे हम एक शिशुओं की बात करें, या हम अपनी बात करें जो महिलाएं गर्भवती नहीं है, उनके लिए भी पोषण अपने आप में बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। स्पेशली क्योंकि आज हम गर्भधारण की बात कर रहे हैं, गर्भावस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गर्भावस्था में पोषण का अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान रखना है हर महिलाओं को कि वो समय पर भोजन करे, समय पर अपनी दवाइयाँ ले, समय पर अपने शारीरिक बदलाव को एक्सेप्ट करने के बाद समय पर अपना एक जीवन शैली अपनाए। क्योंकि अगर इन जीवन शैलियों को ध्यान नहीं दिया गया, ये बदलाव को ध्यान नहीं दिया गया, तो गर्भधारण जो है वो उसके लिए समस्या हो सकता है। रही बात पोषण की, तो मैं बात बताना आपको चाहूंगी कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर के हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है। उसके बाद प्रोटीन का बहुत बहुत महत्व है गर्भावस्था में, क्योंकि एक नया भ्रूण जो है विकसित हो रहा होता है माँ के गर्भ में, तो उसको प्रोटीन की बहुत अत्यंत रिक्वायरमेंट होती है। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे या आप मुझसे पूछेंगे कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, तो मैं महिलाओं को ये बताना चाहूंगी कि प्रोटीन जो है वो हमें दूध, दही, उसके बाद अनाज, दालें,
मांस, मछली, अंडा से भरपूर मात्रा में मिलता है। जो महिलाएं नॉन वेजिटेरियन है वो मांस, मच्छी खाकर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं वेजिटेरियन डाइट पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूध और दूध से बने पदार्थ और दालें और दालों से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकती हैं। दूसरी, अगर इम्पोर्टेंट हम न्यूट्रिएंट की बात करें, इम्पोर्टेंट पोषक तत्व की बात करें, तो दूसरा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है वो है हमारा आयरन। जी। अगर हम देखें भारत में आयरन की बहुत स्पेशली फीमेल्स में आयरन की बहुत कमी है। तो आयरन के स्रोतों को बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना है? हमें अपने खाने में, हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को सम्मिलित करना है, हमें बाजरा खाना है, हमें छुआरे खाने हैं, हमें डेट्स खाने हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और भी मैं आपको एक बहुत अच्छा स्रोत बताती हूँ कि जी आप मैडम, बिल्कुल। डेली अपनी डाइट में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तिल अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। जी। तो हमें ध्यान रखना है, आयरन का भी बहुत ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि आयरन के साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कैल्शियम। जी। क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर में क्योंकि भ्रूण भी विकसित हो रहा है, उसका भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों को अपने आहार में सम्मिलित करना है। अब हम कैसे सम्मिलित करें, कब सम्मिलित करें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप दिन भर में 800 मिलीग्राम जो है कैल्शियम को इंक्लूड करें अपने डाइट में। जी। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो हम देखिए जितनी हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, जैसे कि हमें 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो जितना हमारा वजन है उसके हिसाब से हमें 1 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन भी लेना है। स्रोत मैंने आपको बताया कि स्रोत जो है वो है आपके दूध, मांस, मछली, अंडा, है ना। ये सारे स्रोतों को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में और आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कई बार मैडम जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए गर्भावस्था में महत्वपूर्ण होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो गर्भावस्था के दौरान लेने चाहिए? हाँ, देखिए अतिक जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो है आयरन, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है आपका आयोडीन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन की क्यों रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, है ना। गर्भावस्था के टाइम पे आयरन क्यों आवश्यक है? गर्भावस्था के टाइम पे आयरन, एक तो जब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जा रहा होता है, फिर कुछ लॉसेस फीमेल बॉडी में होंगे लेबर के टाइम के, उसके लिए भी हमें आयरन की रिक्वायरमेंट है। जो भ्रूण विकास हो रहा है तो जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं डेवलप हो, इसलिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयरन के स्रोतों के बारे में आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है। जी। आपको अपने भोजन में तिल, गुड़, बाजरा, मक्का आदि का सेवन करना है। कैल्शियम के लिए कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम आपको किससे लेना है? कैल्शियम आपको दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों से लेना है। अब आती है बात तीसरे मिनरल की, वो है आयोडीन। आयोडीन जो देखिए, अगर आयोडीन की रिक्वायरमेंट अगर हम फुलफिल करें तो आयोडीन जो है हमें साधारण नमक से ही मिल जाता है और ऐसे फल सब्जियों से मिल रहा है जो कि आयोडीन युक्त मृदा से हमें मिल रहे हैं। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोडीन जो है आपकी कंजेनाइटल डिफेक्ट से बचाता है। बच्चे में कोई भी मानसिक रूप से अगर वो विकसित ना हो तो मानसिक रूप से उसको विकास के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। तो आयोडीन देना, आयोडीन मिनरल जो है आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात है आपका एक जिंक जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक गर्भवती महिला को जिंक की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है, तो जिंक कैसा ले? जिंक आप सप्लीमेंट्स के तौर पर भी ले सकते हैं। जिंक जो है आप फल सब्जियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। जिंक जो है आप एक गर्भवती महिला को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि उसको गर्भावस्था के दौरान कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, कोई भी दूसरी बीमारियां जो है उसको घर ना कर जाएं, ताकि उसकी बॉडी की
उसकी शारीरिक इम्यूनिटी जो है बनी रहे। बिल्कुल। मैडम, खान पान की हम लोग बात करते हैं तो इतनी चीज़ें आपने बताई, जो मिनरल्स हैं, उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, जो विटामिन हैं, सारी चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके जीवन में जो वर्कआउट है या एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, वो भी बहुत एक अहम हिस्सा है। तो जो गर्भवती महिलाएं, उनको आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्या कुछ उनको इस दौरान करना चाहिए, इसके बारे में? हाँ, देखिए गर्भावस्था के दौरान हम ये कह सकते हैं हमें लाइट फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अब लाइट फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे आजकल प्रीनेटल योगा जो है के लिए क्लासेस में जा सकती हैं फीमेल्स, है ना, वॉक कर सकती हैं। उसके बाद कोई बहुत ही लाइट एक्टिविटीज़ कर सकती है, प्राणायाम योगा पे मैं जोर दूंगी कि प्राणायाम और योगा ज़रूर करें, ताकि वो जो ताकि एक हम कह सकते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं वो बनी रहे और वो इम्प्रूव होती रहे। और ये अब इम्पोर्टेंट है इसलिए ताकि जब लेबर का टाइम आए तो उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि आज के टाइम की आज की जो युवा पीढ़ी है वो नेचुरल लेबर को इम्पोर्टेंस नहीं देके सी सेक्शन डिलीवरीज होती बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि नेचुरल लेबर हो, उसके लिए हमें लाइट फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है। और ये दूसरा इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो भ्रूण के विकास में बहुत सहायक होती है। लाइट म्यूजिक सुनना, लाइट एक्टिविटी करना, कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ना, इससे भ्रूण का विकास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। ये बात तो प्रमाणित ही है, जैसे आपने सुना होगा अतिक जी की गीता में भी लिखा है कि गर्भ ज्ञान जो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक बातें हैं कि आपको लाइट फिजिकल एक्टिविटी करनी है, लाइट म्यूजिक सुनना है, अच्छी लिटरेचर पढ़ने हैं, ताकि आप अच्छी तरह से गर्भ का विकास हो सके। बिल्कुल, यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो हल्की एक्सरसाइज है वो बराबर करते रहना चाहिए, जिससे फायदा मिलता है। अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, गीता में इस चीज़ों को की चीज़ें लिखी हुई किस तरीके से जो गर्भ की जानकारी वो होनी चाहिए। अगर हम कुछ साल पहले जाते हैं तो मैडम आप देखते होंगे अक्सर कि जब भी कभी जैसे जो गर्भावस्था के दौरान ये जब बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता था तो सिजेरियन जैसी कोई स्थिति नहीं हुआ करती थी। लेकिन हम वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो आए दिन आप देखिए तो सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं। तो मैम क्या कुछ ये जो समस्या ये क्यों आई और इससे बचने के लिए प्रसूताओं को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इससे बचने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारा आजकल का जो जीवन शैली है, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटी पे जोर नहीं देते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, सारे टाइम हम मोबाइल में और टीवी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है यही एक मेजर रीज़न है सिजेरियन डिलीवरीज होने का। जब हमारा जो शरीर है वो फिजिकली एक्टिव रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। मैडम, अगर हम बात करें जैसे बच्चे की हम लोग बात करें, नवजात शिशु है उसकी देखभाल के लिए आपने काफ़ी कुछ जानकारियां दे रही हैं। अगर हम मान लीजिए जैसे कुछ जो किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, जो बच्चा हमारा किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, देखभाल और ज़्यादा बढ़ जाती है, खान पान की ज़रूरतें और रहती हैं, इसमें खेल कूद भी शामिल रहता है। तो ऐसे में जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्या कुछ तैयारियाँ करनी चाहिए एक माँ को और एक फैमिली को? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमने बहुत सारी बात कर ली गर्भावस्था की, पर एक जब फीमेल है जो एक आज की एक जो बच्ची है, एडोलेसेंट जो गर्ल है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एडोलेसेंट ईयर से ही, अपने जो किशोरावस्था से ही अपने जो खान पान पे बहुत ध्यान रखे। स्पेशली हम कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत देश जो है, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित हैं। तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है? उसकी शुरुआत ही किशोरावस्था से हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि किशोरावस्था से ही हम अपनी बच्चियों को आयरन की रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल कराएं। अब कैसे कराएं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, है ना, किस तरह से कराना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी है उनको, बहुत सारा हरी पत्तेदार सब्जियां देकर उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करानी है, सो दैट कि किशोरावस्था में ही उनका जो कहते हैं, हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था से ही उनका विकास जो है वो सही तरीके से हो जाए, ताकि फ्यूचर में जाके जब वो माँ बनने वाली हैं बच्चियां, तो उनको कोई और तरीके की दिक्कत नहीं आए।
बिल्कुल। मैम, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब जैसे कि शिशु पैदा होता है तो जो माँ का स्तनपान होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अहम है और उसके बाद में समय के हिसाब से आगे चलते हुए क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, बहुत सही सवाल है ये। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही जैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत ही उसको हमें माँ के स्तन तक ले जाना है और उसको कोलेस्ट्रॉम, जो पहला गाढ़ा दूध जो होता है, वो हमें उसको देना होता है। कोई भी और तरीके की जो हम कहते हैं घुट्टी, जो आम प्रचलन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे समाज में कि जो बड़े व्यक्ति होंगे वही आके घुट्टी देंगे, शहद चटाएंगे या और कोई दूसरा चीज़ देंगे, बच्चे को पानी पिलाएंगे, तो जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है माँ का दूध। तो माँ का दूध के लिए जो पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, वो हमें ज़रूर देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वो बहुत एक तरह का एक फर्स्ट वैक्सीन की तरह काम करता है एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी एंटीबॉडीज का, जैसे कि IgA, IgM और IgG। वो एंटीबॉडीज जो है बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। बच्चे के जन्म के बाद तो हमें उसको बहुत सारी इम्यूनिटी इंजेक्शन वैक्सीन प्रोवाइड करवानी ही है, लेकिन वो जो गिफ्ट जो माँ अपने बच्चे को दे सकती है पहला, वो क्या है? वो कोलेस्ट्रॉम ही है। तो इसलिए हर माँ को अपना पहला गाढ़ा दूध, पीला दूध जो है वो बच्चे को देना है। साथ ही साथ जो परिवार में दूसरी महिलाएं हैं, उन्हें भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि वो उस दूध को फेंके नहीं, वो उस दूध को माँ को बच्चे को पिलाने दें, ताकि उसमें बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़े। अच्छा, इसका एडवांटेज बहुत है। अगर हम इस बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है, तो इसका एडवांटेज देखिए बहुत है। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जी। वो महिला बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी बहुत अहम कहते हैं होता है। अहम होती है। तो बच्चे जो हैं उनके लिए तो प्रतिरोधक क्षमता मिल रही है, 24/7 अवेलेबल भी होती है। जी। और हम जब जब बच्चा चाहे माँ के साथ होता है, और तो माँ उसको दूध पिला सकती है, स्तनपान करा सकती है। दूसरी बात, माँ के माँ के ऊपर जो हम कहते हैं जो वजन वृद्धि हुई है, वो भी गर्भधारण के समय में जो वजन वृद्धि हुई है वो भी कम हो जाती है। तीसरी बात कि बच्चों के लिए, माँ के लिए जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो भी एक साइंटिफिकली अगर हम देखें तो यूट्रस जो है वो धीरे धीरे अपने शेप में आता है, और वो भी रिट्रैक्ट होकर एक अपने सही बिल्कुल। उस शेप में आ जाता है। तो स्तनपान कराना जो है बहुत माता के लिए और शिशु बच्चे के के लिए लिए, दोनों दोनों ही के लिए जरूरत है। बहुत जरूरी मैम, है। स्तनपान की अगर बात होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जो एक चलन है डब्बे वाले दूध का या पाउडर दूध लेकर के आते हैं, वो बच्चों को पिलाने लगते हैं। कितना सही है और कितना जरूरी है, इन दोनों पर अच्छे से बात करें। देखिए, डब्बे वाला दूध पर ही अगर आपने कभी अतीक जी देखा हो, तो उस जी। पे लिखा है माँ का दूध सर्वोत्तम है। जी। तो हम ये कहेंगे कि माँ के दूध का तो कोई और दूसरा विकल्प सानी नहीं हो नहीं है, सकता है। विकल्प हो ही नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें माँ का दूध ही बच्चे को देना है। पहले 6 महीने तक तो हमें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है बच्चे को। कोई और डिब्बाबंद दूध की अगर हम बात करते हैं या गाय के दूध की बात करें, बहुत जगह चलन है कि लोग बकरी का दूध भी पिला रहे हैं बच्चों को, तो वो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं ये सभी महिलाओं से मेरा निवेदन होगा कि जब वो अगर गर्भ धारण कर रही हैं तो अपना दूध जो है पहले 6 महीने तक अपना दूध जो है बच्चे को जरूर पिलाएं। बिल्कुल। मैडम, आधुनिकता के इस दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आप देख रही हैं खान पान की चीज़ें भी बदल रही हैं, फास्ट फूड आ गए हैं, जिस तरीके से आप देखते होंगे आए दिन जो बाज़ारों पर या कहीं पर भी मिलते रहते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बाल्यावस्था में होते हैं, जो थोड़ा और बड़े किशोर होते हैं, उनको काफ़ी कुछ आकर्षित करते हैं, बहुत उनको आनंद आता है। तो जो बच्चे फास्ट फूड खा रहे होते हैं, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी आप? उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इन दोनों पर आप जो है बात करें। देखिए, फास्ट फूड की अगर मैं बात करूं तो फास्ट फूड का कोई फायदा तो मुझे आज तक नजर आया नहीं है, लेकिन हाँ, नुकसान की बात करूं तो नुकसान बहुत सारे हैं हमारे लिए। हमने कह दिया उसको कन्वीनियंस फूड है, हमने कह दिया उसको फास्ट फूड है, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे हमारे शरीर में जाके वो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट एज सच प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी पोषक तत्व उसमें नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेजर के लिए अगर हम खाना चाहें तो वो हम खा लेते हैं। मैं अपनी क्लास में भी जब अब मैं बच्चों को समझाती हूँ या मैं अपने घर में भी जब बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये जो बर्गर दिख रहा है ना हमें, ये बर्गर अगर हम इसको रोज खाएंगे तो हम भी बर्गर की तरह ही
लगने लग जाएंगे, जी। क्योंकि अल्टीमेटली उसमें ट्रांस फैट हैं, अल्टीमेटली उसमें जो फास्ट जो न्यूट्रिएंट है वो मेजरली क्या है, फैट है, सैचुरेटेड फैट है, जो कि आगे जाके हमारी धमनियों में जमता है, उससे अलग तरीके की दिक्कतें जो हैं सामने आती हैं, उससे हमारी जो हार्ट हेल्थ है उस पर गहरा हम्म। नुकसान होता है। तो मैम ऐसे बच्चों को किस तरह के खान पान की आवश्यकता होनी चाहिए, उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? देखिए, मैं ये सबको निवेदन करूंगी, सभी बच्चों को, कि आप हेल्दी फूड खाएं, आप बैलेंस्ड मील खाएं, है ना। हर कोई फूड ग्रुप जो है अपने खान पान डेली डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि आप फल खाएं, आप सब्जियां खाएं, आप दूध दही का सेवन ज़रूर करें। आप सीरियल और पल्स खाते हैं तो आप ये सोचें कि आपको जो घर में पका हुआ भोजन है वो हम्म। खाना हम्म। बहुत उपयुक्त है आपके लिए, है ना। जो माँ के हाथ का बना हुआ खाना है वो खाना आपके लिए बहुत उपयुक्त है, न कि वो खाना जो कि हम्म। बाहर मिल रहा है। हम्म। क्योंकि बच्चे, इस उम्र के बच्चे होते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंड के बॉक्स में, लंच बॉक्स में आज मैगी आया था या चाउमीन आया था या बर्गर आया हम्म। था, तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो हम्म। उनका भी हम एक हेल्दी वर्जन जो है हम्म। बनाकर, महिलाओं को होना चाहिए कि वो उनका हेल्दी वर्जन बना के वो उन बच्चों को बिल्कुल। खिला और मैम सके। कुछ सीजनल खाने भी होते हैं, कुछ फल फ्रूट्स होते हैं इस तरीके से, तो उस पे क्या कुछ उनको शामिल करना चाहिए, खान पान को लेकर क्या कुछ ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, उनको हमेशा एक हेल्दी फूड खाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि सुबह उठ के हमें क्या करना है ना। सुबह उठ के हमें एक ग्लास सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद हमें हम कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स अगर हम खाते हैं तो कितना खाना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो हमें हमारी मुट्ठी में जितना आ जाए उतना ही जो है ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करना है। तो ड्राई फ्रूट्स में हम क्या क्या कंज्यूम करें, हम डेली 5 से 6 बादाम खाएं, हम एक अंजीर खाएं। अंजीर में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो अंजीर हमारे लिए बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम थोड़े से 2 अखरोट खा सकते हैं, 2 किशमिश, ना, इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल। हम इंक्लूड कर सकते हैं। मैडम, एक चीज़ आपने जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, ये चीज़ें हर घर में पाई जाती हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं मोबाइल के आदी हो जाते हैं, या यूँ कहें कि मोबाइल का एक एडिक्शन उनके पास होता है। बच्चे मोबाइल अगर हाथ में है तो खुश है, छीन लो तो रोने लगते हैं। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको कैसे परवरिश करनी चाहिए कि मोबाइल से उचित दूरी बनाकर रखें और उसका एडिक्शन ना हो कम से कम? हाँ, देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि एक माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे में एक अच्छी आदतों को विकसित करना। तो माँ को होना चाहिए कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई वो बच्चों को मोबाइल नहीं दे, और वैसे हम कहें कि फिजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये रिकमेंड करती है कि 180 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन अ वीक इज कंपल्सरी। मतलब कि 180 घंटे, 180 मिनट की कम से कम फिजिकल एक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। बच्चों के लिए और ज्यादा हो सकती है, हम कह सकते हैं कि बच्चे हर रोज 2 से 3 घंटे पार्क में खेलें, या कोई भी अपना फेवरेट गेम, कोई भी अपना फेवरेट स्पोर्ट जो है वो खेले, ताकि उनका विकास हो मैम, सके। इस दौर में अगर बात करें तो इसी चीज़ की कमी पाई जाती है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है। आपने कहा 2 से 3 घंटे या 4 घंटे बच्चों को खेलना चाहिए, लेकिन वो 3 से 4 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। इवन खान पान तक भूल जाते हैं कि खाने का जो समय होता है, दूध लेना हुआ, जो भी ऐसे आहार लेने हुए, वो सारी टाइम चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल। में क्या कुछ करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अतिक जी। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें कोशिश करनी है कि हम उनको प्रेरित कर सके, है ना। प्रेरणा बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, है ना। अगर प्रेरित रहेगा बच्चा, आप एक बार उसकी आदत जब डालेंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे बच्चे को एहसास होगा कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी ना हमारे शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जी। तो हमें कोशिश ये करानी है कि बच्चों को प्रेरित करे कि कोई ना कोई फेवरेट स्पोर्ट जो है वो खेले, है ना। मैं देखती हूँ शाम को पार्क में ले जाएं बच्चों को, आप कोई भी ऐसी जगह ले जाएं जहां पर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो बच्चा उससे उसे देखकर उसको समझ के प्रेरित होएगा। बिल्कुल। मैडम, जिस तरीके से जो दौर चल रहा है, या फिर जो हमारे दर्शक अभी हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो एक बेहतर परिवार बनने के लिए, बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जन्म से लेकर जो आगे जो बढ़ता चला जाता है किशोरावस्था तक, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए? देखिए, मैं शुरू से शुरू करूंगी अब जी। वापस से ये आपका प्रश्न, कि जो हम जब एक माता, एक जो महिला है जब वो गर्भवती होती है, तो उसके लिए फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते जी। हैं।
वो शुरू कब से होते हैं? वो शुरू हो जाते, वैसे तो उनकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज प्रेगनेंसी टाइम की होती है, मतलब गर्भ धारण का जो समय होता है वो पहली स्टेज होती है। तो स्टेज में भ्रूण का विकास होता है और उस समय जो गर्भवती महिला है उसको अपने भोजन का, अपने खान पान का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना है। दूसरी स्टेज जो होती है वो 0 से 6 महीने तक की होती है, जब बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। तो स्तनपान के दौरान भी एक महिला जी को बिल्कुल। अपनी आदतों का, महिला को अपने खान पान का अत्यंत ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जहां पर हम बच्चे को ऊपरी आहार या पूरक आहार देना शुरू करते हैं। अब पूरक आहार कैसा होना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पूरक आहार जो है वो हमेशा एक सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब हम कहें कि 3 पार्ट्स अगर सीरियल के हैं, मतलब सीरियल में जैसे अनाज हो गए, और एक पार्ट जो है उसमें दालों का ज़रूर होना चाहिए, हमें सम्मिलित करना है, ताकि बच्चे का जो पोषण है उसको पूरी तरह से पोषण मिल सके। साथ ही साथ हम कोई फल सब्जियां भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सीजनल हमने फ्रूट्स हो गए जैसे। सीजनल फ्रूट्स ऐड कर दिए, जैसे हमने खिचड़ी बनाई है या हमने सूजी की खीर बनाई है तो उसमें हमने एक केला पीस करके डाल दिया। हमने अगर खिचड़ी बनाई है तो हमने गाजर, पालक, टमाटर, मटर डाल के बना लिया और उसको हमने मीस के बच्चे को खिला दिया। तो यही एक पूरक आहार, जो इसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, और ये पूरक आहार बिल्कुल देना अत्यंत आवश्यक बहुत है आवश्यक बच्चे है। के लिए। 1000 दिन तक जो आपने ये शेड्यूल बताया था उसमें बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपने जो फैमिली के लोग हैं, जो माता पिता हैं, उनके बारे में तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे कैसे अपना ख्याल खुद कर रखें, किन खान पान का ध्यान रखें, एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे मैडम। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हम कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि अपना खुद स्वयं का ध्यान रखें। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं ध्यान रख सकते अपना, तो हमारी जो माताएं बहनें हैं वो उनका ध्यान रखें, और जो किशोरावस्था के बालक है उनके लिए मैं उनको मैं ये एक एडवाइस आप मेरी तरफ से समझ बिल्कुल लीजिए कि उनको ये ध्यान रखना है कि हमेशा फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। मन करे, ठीक है, आपका मन कर रहा है, हफ्ते में 1 दिन अगर आपने खा लिया तो ठीक है, पर रोज जो है फास्ट फूड आपको कंज्यूम नहीं करना है। और उनको ये कोशिश करनी है कि जो जी इजी एक्सेस है, हमारे लिए जी फास्ट फूड खाना बड़ा इजी एक्सेस है जी कि जहां पे मिला हमने उसको कंज्यूम कर लिया। बिल्कुल लेकिन बेटर ये होगा कि आप कोशिश करें ढूंढने की एप्पल कहाँ मिल रहा बिल्कुल है, बिल्कुल केला कहाँ मिल रहा है, तो बिल्कुल वो आप जरूर कंज्यूम बिल्कुल, करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैडम, चूंकि वक्त की कमी और हम लोग कम समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और तो दर्शकों, हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस विषय पर आज बात हुई है, जो माएँ ये कार्यक्रम देख रही हैं, वो अपने खान पान का पूरा ख्याल रखें। जो अपना शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसको डब्बे वाला दूध बिल्कुल भी ना पिलाएं। और इसके साथ ही मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप जो हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल से बहुत नुकसान होते हैं, मोबाइल को बहुत ज़्यादा मत देखें। और इसके अलावा जो फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड से बिल्कुल बचिए। जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि फास्ट फूड अंततोगत्वा नुकसान ही करता है बनिस्बत के फायदे के। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।